जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द पीक इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आया हूँ। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपको मिल चुके हैं। तो आप उनको प्रैक्टिस नंबर जो 6 हैं वो सीरियल बाई आपको कहाँ पर मिलेंगे, पीक इंस्टीट्यूट के ही प्ले लिस्ट बनी है वहाँ पर आपको ये सीरियल से मिल जाएंगे। तो आप उनको भी देखिए, क्योंकि आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट ही होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप पहले वो जो 6 प्रैक्टिस सेट दिए उनको भी देखिए और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बावड़ियों या सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारस्परिक प्रणालियां हैं। तो बिल्कुल सही। ये क्या होता था कि वर्षा का जो भंडारण होता था, संचारण क्या होता था, प्राचीन काल में जो यात्री होते थे उनको पानी की उपलब्धता कराने के लिए ही बावड़ियों यानी सीढ़ीदार कुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है। और जो सीढ़ीदार ये कुएं होते हैं ना, ये पानी के भंडारण और संरक्षण के पारंपरिक क्या है, प्रणाली है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में होता था। क्या संसाधन के रूप में होता था? बिल्कुल गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए भी सही है और इसका योग सामुदायिक संसाधन के रूप में, मतलब लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन क्या है, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती थी, ये गलत होगा। ठीक है। लोग घरनियों के द्वारा कुओं से पानी खींचने की अनुमति थी, ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर ए और बी यानी ए और बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिना बीज के उगने वाले पौधे कौन से हैं? देखिए, अगर हम बीज वाले पौधों की बात करें तो जो सेब होता है ये बीज से उगने वाला है, पाइनस भी बीज से उगता है और प्रून्स भी किससे उगता है, बीज से उगता है। लेकिन जो फर्न होता है इसमें फूल और बीज दोनों नहीं होते हैं, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्न। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत की अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुड़ुक भाषा बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर जो पहला है, क्या झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है? संथाली और कुड़ुक असम में बोली जाती है, मणिपुर में बोली जाती है या उड़ीसा में बोली जाती है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, संथाली और कुड़ुक भाषा की बात करें तो झारखंड में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है संथाल जनजाति। तो उसके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वही संथाली भाषा है। और कुड़ुक भाषा भी कहाँ बोली जाती है? तो झारखंड में ही। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, झूम खेती है, झूम की खेती है वो कैसी खेती है? तो झूम की खेती की जाती है वो कैसी खेती है? क्या वो जैविक खेती है, कांटों और जलाओ खेती है, रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग है या फसल चक्रण है? तो देखिए, जैविक खेती नहीं है, पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग होता है, ये भी नहीं होगा, फसल चक्रण होता है, ये भी नहीं होता है। काटो और जलाओ कैसी खेती है? काटो और जलाओ। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और झूम खेती कहाँ की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य में, जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, मिजोरम वगैरह, वहाँ पर। अगला पहली है और इसको सॉल्व करिए। आइए पढ़ते हैं। चोंच है मेरी बड़ी निराली,
सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। देखिए घर कैसे बना रही है, सिलकर। अब सिलने का काम कौन करेगा, दर्जी करेगा। तो क्या कलचिड़ी होगी, हटा दीजिए। शक्कर घोड़ा होगी, हटा दीजिए। बया होगी, हटा दीजिए। कौन बड़ा है, दर्जिन चिड़िया, यानी दर्जी ही काम करेगा सिलने का। तो ऑप्शन सी यानी टेलर बर्ड यानी दर्जिन चिड़िया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। जो जंतु परागण है ये किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है। क्या ये पक्षियों के द्वारा है, क्या ये चमगादड़ के द्वारा है, क्या ये गिलहरी के द्वारा है, या मधुमक्खी के द्वारा है। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चमगादड़ के द्वारा पौधों के परागण की विधि है। हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप है, क्या रूप है, जामदानी, चिकनकारी, पोचमपल्ली या पटोला। पोचमपल्ली के बारे में आपने पढ़ चुके हैं और चिकनकारी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों तो नहीं होंगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे जामदानी और पटोला। तो देखिए जामदानी की अगर हम बात करें, जो जामदानी एक कला है ना, ये पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध पारंपरिक कला है। जामदानी एक तरह का हम कह सकते हैं बारीक मकम्मल होता है, ये मलमल होता है जिस पर हथकरघे से सजावट चिन्ह बुने जाते हैं, सजावट कर चिन्ह बुने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जामदानी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहा गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहा गया है कि सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। 1 क्विंटल कहाँ होता है, उसका तो वजन 200 किलो के लगभग होता है। कितना होता है, 200 केजी। कितना होता है, 200 केजी। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 तो पहले ही गलत हो गया। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है, ये भी सही है। किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया 8 से 10 वर्ष की आयु तक, लेकिन करेक्ट क्या होता है 14 से 15 वर्ष की आयु तक। तो ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी और सी किस ऑप्शन में है, बी में, यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। जब देखिए किसकी बात हो रही, परंपरागत जल संरक्षण की बात हो रही। जल संरक्षण कहाँ होगा, ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर जल की क्या पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, यानी हमें जो लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता उसको कट करेंगे। क्या प्रयागराज होगा, वहाँ तो वैसे भी नदियों का संगम है, वहाँ किस बात की जल की कमी होगी, हटा दीजिए। इसके बाद और देखिए दूसरे में नालंदा यानी बिहार, ये भी हटा दीजिए, ठीक है। दूसरे में क्या है, नालंदा यानी बिहार, ये भी हटा दीजिए। थर्ड ऑप्शन देखिए प्रयागराज नैनीताल, यहाँ किस बात क्यों जल की कमी होगी। चौथा ऑप्शन देखिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, ये सभी जिले कहाँ के हैं, राजस्थान के। और राजस्थान में ही किसकी कमी होगी, जल की कमी होगी, क्योंकि वहीं पर मरुभूमि भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं। तो नीरज चोपड़ा के बारे में आप लोग
भली भांति जानते होंगे कि इनका जो संबंध है वो जैवलिन थ्रो से है। हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। और क्या इनके बारे में पता है आपको कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और हाँ, बस इतनी जानकारी याद रखिए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैवलिन थ्रो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, घटपर्णी यानी नीपेंथिस पौधा चूहों मेढकों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को भी फंसाकर क्या खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? क्या मेघालय में, क्या नागालैंड में, क्या मिजोरम में, क्या अरुणाचल प्रदेश में? सबसे पहले ये जानिए कि ये चूहे कीड़े मकोड़े क्यों खाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों को फंसाकर क्या करता है? खा जाता है। और ये जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि रक्तहीनता से ग्रसित है। इतना ही होना ही चाहिए, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा इतनी ही होनी चाहिए। और यहाँ पर बोल रहा है रक्तहीनता से ग्रस्त है। क्यों भाई? उसके रक्तहीनता में क्या कमी है? उसका तो सामान्य है सब ना, इतना ही तो रक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, रक्तहीनता से ग्रसित नहीं है, ये तो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी कि लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है, ये भी सही है। यानी बी, सी, डी। एक मिनट, कि लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए डी ऑप्शन नहीं होगा। एक मिनट रुक जाइए, यानी बी भी सही होगा, सी भी सही होगा, लेकिन लाल रक्त कोशिकाओं की गणना सामान्य है। तो देखिए बी और सी, वैसे डी भी सही मानेंगे, लेकिन हम अगर ऑप्शन में जाएंगे तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, क्योंकि बी सी के साथ डी है नहीं, इसलिए हम बी सी जो होगा एकदम इसको करेक्ट आंसर मान के चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए अब बताइए, सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? क्या टेबल टेनिस से है? नहीं, सानिया मिर्जा को तो संबंध केवल किससे है? टेनिस से है। तो टेनिस होता तो सही रहता। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है, ये तो एकदम करेक्ट है। पीटी उषा तो धावक है ना, और यहाँ पर दिया गया कि वो वेट लिफ्टर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी, यही तो वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, तो इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सानिया नेहवाल जो बैडमिंटन से संबंधित है, यही जोड़ा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होती है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्यरात्रि होती है? तो देखिए याद रखिए, भारत में क्या है? दोपहर है। तो जो अर्जेंटीना है यहाँ पर क्या होगा? रात्रि। कैसी? मध्यरात्रि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो अर्जेंटीना एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें झरोखा कहते हैं? क्या झरोखा कहते हैं? क्या ड्रूमर कहते हैं? क्या चबूतरा कहते हैं? या बुर्ज कहते हैं? क्या कहते हैं? तो देखिए आपको इसके बारे में अभी पता नहीं होगा कि बुर्ज क्या चीज़ होती है। बुर्ज के बारे में आप पहली बार हो सकता है सुन रहे हो। तो देखिए प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवार से भी क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। यह इमारत से ऊपर की ओर उठा हुआ गोल या पहलदार भाग होता है।
बीच में बैठने आदि के लिए थोड़ा सा स्थान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस पाठचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है, क्योंकि जो ईवीएस है वो विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है। क्यों? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत और समग्र समझ। देखिए ये जो होता है यहाँ पर क्या बोला गया है? समग्र समझ। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन चेक करिए, और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर अगर हम बी को देखें तो विशिष्ट समझ की बात कह रहा है, विशिष्ट समझ, तो ये देखिए निगेटिव सेंस दे रहा। मोटी पास पुस्तकें होनी चाहिए, ये भी गलत। इसके अलावा फोर्थ देखिए, एक शिक्षक सभी ईवीएस के विषयों को सरलता से पढ़ा लेता है, इतना कहाँ ज्ञान होगा? यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? बताइए। पहला है बहु अनुशासनिक, दूसरा है सम्मिलित, तीसरा है एकीकृत, चौथा है एकल। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? तो बहु अनुशासनिक या सम्मिलित या एकीकृत या एकल, क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बहु अनुशासनिक होगा, सम्मिलित भी होगा, एकीकृत भी होगा, यानी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्या है इसके बारे में कहा गया है? एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट देखते हैं। अवधि में, एक विशेष अवधि में बच्चों द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है। एक विशेष अवधि में किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है, ये तो एकदम गलत है। सी, एक विशेष अवधि, ये भी देखिए एक विशेष अवधि समस्त कार्यों का संग्रह, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी, एक विशेष अवधि में सभी बच्चों द्वारा किए गए समस्त कार्यों, सभी बच्चों के द्वारा, यानी ये भी सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आयोग ने इन दोनों आंसर को क्या माना है? एकदम राइट माना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। ये कहाँ से आरंभ करते हुए है? क्या परिवार से आरंभ होता है, स्वयं अपने आप से आरंभ होता है, या पास पड़ोस से, या देश से? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ईवीएस पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ धीरे धीरे बढ़ाता है जब बच्चा स्वयं अपने आप क्या करता है? समझना आरंभ करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब वो परिवेश में जाता है तो उसको सीखने को मिलता है, जिससे धीरे धीरे उसको ईवीएस के पाठ्यक्रम अपने आप को वो क्या कर पाता है? उसके साथ कनेक्ट कर पाता है, जोड़ पाता है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ईवीएस पाठचर्या के अनुसार बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? पहला, वे दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल सही है। अनुभवों को जहाँ तवज्जो मिले तो वैसे भी राइट होता है।
वे निकटतम परिवेश में प्राकृतिक जिज्ञासा सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं, ये भी सही होगा, यानी ए और बी तो सही होंगे। और चेक करिए सी ऑप्शन क्या है, वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें, ये भी सही है। वे पर्यावरण संरक्षण में रैलियां, प्रदर्शनों, ये क्या मतलब हुआ, यानी ए, बी और सी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण हैं, बताइए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है। पहला है प्रासंगिक अनुभव, दूसरा है आविष्कारक अनुभव, तीसरा है वास्तविक जीवन अनुभव, चौथा है अनुरूपक अनुभव। तो देखिए क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण होगा, तो प्रासंगिक अनुभव भी महत्वपूर्ण होगा, आविष्कारक अनुभव भी महत्वपूर्ण होगा, वास्तविक ये भी महत्वपूर्ण, ये भी, और वास्तविक अनुभव भी महत्वपूर्ण होगा और अनुपूरक भी महत्वपूर्ण होगा। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए, बी, सी और डी, ये चारों इसके करेक्ट आंसर होंगे, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला, आयोग ने इसके लिए बोनस पॉइंट भी दिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इतने प्रैक्टिस सेट बनाने थे तो गलतियां हो जाती हैं, इसलिए। अगला, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन पे गौर करिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ईवीएस को ग्रेड 3 से यानी कक्षा 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, 3 से 5 तक पढ़ाया जाता है। दूसरा, ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित होते हैं, ये भी सही है। ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम विषयों को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन पे गौर करिए, ईवीएस पाठचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने, विषयों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने, तो बिल्कुल गलत। विभाजित क्यों करेगा, वो तो क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा ना, वर्गीकृत करने का काम करेगा, यानी ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है, बताइए। बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक परिप्रेक्ष्य या पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा परिप्रेक्ष्य, बताइए क्या होगा। तो बच्चों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधि का उपयुक्त, कौन सी गतिविधि, अवलोकन। देखिए पहला क्या है, बच्चों को समानताएं देखने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों में सीखने का विस्तार हो। सक्षम कैसे बनाना, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना, एक्सपर्ट कैसे बना सकते हो आप बच्चों को। सी ऑप्शन, बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों में सीखने का विस्तार हो, जिससे फिर से समझिए, बच्चों को अंतर देखने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। सी ऑप्शन, बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में, सूचनाएं प्राप्त कर पाए बच्चे, उसमें सक्षम बनाओ कि बच्चे खुद सूचनाएं प्राप्त कर पाएं, ये तो सही होगा। बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा पोषण करना, जिससे बच्चों को सीखने का विस्तार हो, ये भी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी। तो कहाँ है सी और डी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? कौन से कथन? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाता है। दूसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाता है। ना तो ग्रेड की बात होगी और ना ही अंक की बात होगी। और आगे पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने में स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी। बिल्कुल सही। हम ये देखेंगे बच्चों में सीखने में क्या बदलाव आया है, क्या चीज़ें उन्होंने सीखी है, क्या उनके द्वारा परिवर्तन देखने को मिले हैं। डी ऑप्शन यानी सी तो करेक्ट होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं, यानी सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी और डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? किसका विकास करना बताइए आप लोग। क्या उनमें ज्ञान का विकास करना, अभिव्यक्ति का विकास करना, कौशल का विकास करना या समझ का विकास करना? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना? तो किसका विकास करेंगे? अभिव्यक्ति यानी उनमें एटीट्यूड का विकास करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27। ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द, कौन से शब्द? ग्लूकोज, एसिड और एक्सिडिटी। बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही, ताशी को क्या करना चाहिए? ग्लूकोज एसिड के पैकेट लाकर बच्चों को दिखाएं, क्या समझ पाएंगे बच्चे? विद्यार्थियों से शब्दकोश में से इन शब्दों हिंदी अर्थ पढ़ने को कहें। वाह, ये तो वैसे ही गलत हो गया, हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए कहेंगे। थर्ड ऑप्शन देखिए। बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने, क्योंकि अगर बच्चों की स्थानीय भाषा पर हम बात करेंगे और उनके खुद के अगर हम अनुभव लेंगे तो उसको समझाने में बेहद कारगर होगा। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? स्थानीय डॉक्टर को विशेषज्ञ वार्ता, वो समझ पाएगा विशेषज्ञ वार्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है? तथ्य के बारे में बात करता है, अनुभव के बारे में बात करता है या प्रयोग के बारे में बात करता है? बताइए। तो जो पर्यावरण होता है ना, अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, तो अगर अनुभव प्राप्त हो रहा और हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा, ना कि तत्व को बढ़ावा दे, यानी बी और सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस पर जोर देना चाहिए? क्या विषय वस्तु पर जोर देना चाहिए, प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, तथ्य पर जोर देना चाहिए या अनुप्रयोग पर जोर देना चाहिए? किस पर जोर देना चाहिए? तो देखिए, हमको किस पर जोर देना चाहिए? एक तो हमको, एक मिनट, किस पर जोर देना चाहिए? प्रक्रिया पर और अनुप्रयोग पर, यानी बी और डी। कहाँ है बी और डी? यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका एकदम राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, बसवा किसानों के जीवन का एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? याद रखने की, पहचानने का कौशल, अवधारणात्मक कौशल या अवलोकन कौशल? तो जो उनमें जो कौशल विकसित होगा ना,
वो अवलोकन कौशल विकसित होगा। कौन सा? अवलोकन। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।